नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र में भी यूपी की तरह एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार यही चाहती है कि पुलिस का एनकाउंटर फेक ही समझा जाए ताकि वो जनता को यकीन दिला सके कि अपराधियों को इसी तरह खात्मा कर वह तुरंत इंसाफ दिलाने में यकीन रखती है और सक्षम है? उन्हें इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता कि एनकाउंटर फेक लगता है या नहीं, या पुलिस की कहानी में कितने झोल हैं। उसका लाभ इसी में दिखता है कि लोग धर्म और जाति के बहाने एनकाउंटर को इंसाफ का एक तरीका मान लें। हमारे नेता किसी सामंती राजा की तरह न्याय, अदालत, कानून सबकी कुर्सी पर खुद ही बैठ जाना चाहते हैं। इस एनकाउंटर के बाद फडणवीस के समर्थक ऐसे पोस्टर जारी कर रहे हैं कि यह देवा का न्याय है। महाराष्ट्र में फडणवीस को देवा कहते हैं। यह भी लिखा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया। इस पोस्टर में लिखा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं, अब देवा भाऊ की सरकार है। अब का क्या मतलब? शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो सरकार शिंदे सरकार कही जाएगी। लेकिन इस एनकाउंटर से लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को जनता के पास जाने का जैसे नैतिक अधिकार मिल गया हो। एक एनकाउंटर से एक नेता की छवि क्या इतनी प्रभावशाली हो जाती है? महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए छवि सुधार कार्यक्रम बन गया है? अखिलेश यादव या आदित्य ठाकरे के फेक एनकाउंटर कहने पर क्यों योगी आदित्यनाथ या देवेंद्र फडणवीस एक बार भी नहीं कहते कि कोई साबित कर दे, या अगर फर्जी एनकाउंटर का संदेह है तो जांच कराएंगे, बल्कि उल्टा अखिलेश यादव या आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाए जाते हैं कि अपराधियों के साथ खड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, वे भी फेक एनकाउंटर कहे जाने पर पीछे नहीं हट रहे, बल्कि आगे बढ़कर एनकाउंटर का श्रेय ले रहे हैं। उधर एकनाथ शिंदे का खेमा इस एनकाउंटर पर अपनी छाप चिपकाने में लगा है। बाला साहब ठाकरे का बयान वायरल कराया जा रहा है कि कैसे वे महिला के साथ बलात्कार के आरोपी को उड़ा देने की वकालत किया करते थे। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इसे वायरल कराया जा रहा है, जिसमें बाला साहब ठाकरे कहते हुए सुने जा रहे हैं कि एक महिला पर बलात्कार हो रहा है, तुम्हारे हाथ में पिस्टल है, तुम क्या करोगे? क्या पिस्टल वहीं रखोगे? उसे गोली मारो और खत्म कर दो। महाराष्ट्र में बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया। 24 साल के अक्षय शिंदे को अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अक्षय शिंदे को लेकर पहले यह कहानी बताई गई कि उसने पुलिस की बंदूक से आत्महत्या की। बाद में जानकारी आती है कि वह पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है, पुलिस से हथियार छीनता है और पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है, जिसमें अक्षय शिंदे मारा जाता है। मगर सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी अक्षय शिंदे ने हथियार कैसे छीन लिए? क्या उसे हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी? क्या उसे पिस्तौल चलाने आती थी? द फ्री प्रेस जर्नल में पत्रकार गौतम मेंगले ने लिखा है कि अक्षय शिंदे ने पुलिस से पिस्तौल कैसे छीन ली, दूसरे पुलिस वाले उस समय क्या कर रहे थे। प्रत्येक पुलिसकर्मी को एक डोरी प्रदान की जाती है जिसके साथ रिवॉल्वर बंधा होता है। इस डोरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पिस्टल गिर नहीं सकती, ना कोई छीन सकता है। महाराष्ट्र पुलिस ने वर्षों पहले जो आधुनिक होल्स्टर खरीदे थे, उन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि होल्स्टर पहनने वालों के अलावा कोई भी बंदूक नहीं खींच सकता। तो फिर अक्षय शिंदे ने पुलिस से हथियार कैसे छीन लिए? आरोपी अक्षय शिंदे के घर वालों ने भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे ने कभी दिवाली में पटाखे नहीं जलाए और वो किसी को गोली नहीं मार सकता। उन्होंने सरकार से पूरे मामले में जांच की मांग की है, लेकिन अब इन सवालों की परवाह किसे है? अदालतों ने एनकाउंटर मामले में कितनी ही सख्त गाइडलाइन कायम की है, फिर पुलिस और सरकार एनकाउंटर के फेक बताने पर भी श्रेय लेने सामने आ जाते हैं। उन्हें कोई संकोच नहीं, डर नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव है। कोलकाता की तरफ बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर शिंदे सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर में घायल पुलिस वाले से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता अस्पताल में मिल रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार की सख्ती की बात कर रहे हैं। पुलिस की कहानी के अनुसार घायल पुलिसकर्मी के पांव में गोली लगी है। पुलिस की कई कहानियों में पांव में गोली लगने का जिक्र आपने सुना होगा हर राज्य में। शिंदे सेना के नेता ऐसे वीडियो के जरिए अपनी सरकार की सख्त छवि बनाने में लगे हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस आरोपी को सोमवार शाम करीब 5:30 बजे तलोजा जेल से निकालकर थाने ले जा रही थी। करीब 6 बजे मुंब्रा बाईपास के पास आरोपी ने पुलिस के पिस्तौल को छीनकर 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली पुलिस अधिकारी नीलेश मोरे के बाएं पैर में लग गई, जिसके बाद एक दूसरे अधिकारी ने आरोपी को गोली मार दी। बाद में अस्पताल जाते जाते उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को जानकारी दी थी। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई, और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। इस मामले में पुलिस ने जब प्रेस नोट जारी किया तब उस अधिकारी का नाम भी नहीं लिखा जिसने आरोपी पर गोली चलाई। बाद में जानकारी मिली कि गोली चलाने वाले का नाम पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे है, जो अतीत में निलंबित पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा के साथ काम कर चुके हैं। प्रदीप शर्मा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता था। एक जानकारी और है, संजय शिंदे को एक बार एक आरोपी को भगाने के मामले में सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन 2014 में मुंबई पुलिस ने संजय शिंदे को फिर से बहाल कर दिया था। ट्विटर पर भी माहौल बनाया जा रहा है कि एनकाउंटर कर सही किया गया। ऐसे कई ट्वीट आपको मिल जाएंगे जिनमें लिखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को फेक कहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ट्वीट कर कहा है कि बदलापुर में 2 बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ उसे उचित कानून के दायरे में अंजाम दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस घटना के मुख्य आरोपी के तबादले में गृह विभाग द्वारा बरती गई ढिलाई सवालों के घेरे में है। ऐसा लगता है कि सरकार कानून की धमकी देने में कमजोर हो गई है ताकि भविष्य में कोई ऐसे निंदनीय कृत्य के बारे में सोच भी ना सके। उम्मीद है कि इस घटना की गहन जांच से स्थिति सामने आएगी। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है और कई सवाल उठाए हैं। उनका सवाल है कि बदलापुर स्कूल के ट्रस्टी कहां हैं, उन्हें भाजपा मिंधे सरकार द्वारा संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। शिंदे के स्थानीय आदमी के बारे में क्या? वामन महात्रे ने एक पत्रकार से सवाल किया कि वह इस घटना पर ऐसे सवाल क्यों उठा रही थी जैसे कि उसके साथ बलात्कार हुआ हो, उसे क्यों बचाया जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या विरोध करने वाले नागरिकों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे? उनके साथ गुंडों जैसा व्यवहार किया गया। वे तो बस पुलिस द्वारा 1 सप्ताह तक पीड़िता की शिकायत दर्ज करने से इनकार करने का विरोध कर रहे थे। पुलिस थाना किसकी रक्षा कर रहा था? माना जा रहा है कि स्कूल के ट्रस्टी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उन्हें बचाया जा रहा है। क्या यह सच है? क्या शासन जवाब देगा? कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। एक, अगर अक्षय शिंदे इतना बड़ा क्रिमिनल था या वह इतना ताकतवर था तो उसे ट्रांजिट करते समय पुलिस ने ज्यादा से ज्यादा सावधानी क्यों नहीं बरती थी? दूसरा, क्या यह मुमकिन है कि दोनों हाथों में हथकड़ी होने के बावजूद कोई मुजरिम पुलिस की कमर से पिस्टल निकालता है
और वह गोली दाग देता है। यह बात कैसे मान ली जाए कि पुलिस की तरफ जब वह गोली दागता है तो गोली पैर पर लगती है, लेकिन पुलिस जब गोली दागती है तब वह सीधे अक्षय शिंदे पर लगती है। अक्षय शिंदे की माँ और भाई इन दोनों ने 15 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिए थे जिसमें कहा था कि अकेला अक्षय शिंदे नहीं है और भी कुछ लोग हैं, यह बात क्यों नजरअंदाज की जा रही है। और एक बात कि इस स्कूल से जुड़े अपटे जो अभी भी अब्सकॉन है, अभी भी जो फरार आरोपी है, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया है? क्या आपटे को कभी नहीं पकड़ा जाएगा? इस सारे मामले को लेकर पहले दिन से ही पुलिस की हर हरकत बड़ी ही डाउटफुल रही है और इसलिए अब भी हम मांग करते हैं कि इन सारे मामले में एनकाउंटर के वक्त जितने भी पुलिस थे जिन्होंने पूरी तरह से सावधानी नहीं रखी थी, उन सभी को अभी के अभी सस्पेंड किया जाए। एक दूसरा, इस मामले से जुड़े हर एक कड़ी का नार्को टेस्ट हो। तीसरा, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। यूपी में जिस तरह से एनकाउंटर बढ़े हैं वो अपने आप में अप्रत्याशित और भयावह है। एनकाउंटर की राजनीति महाराष्ट्र के लिए भी नई नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समर्थक इस एनकाउंटर के बहाने उनकी छवि चमका रहे हैं, लगता है कि अब सरकारों के पास छवि बनाने के और तरीके या हथकंडे कम पड़ते जा रहे हैं। 20 अगस्त को बदलापुर के स्कूल में जब 2 बच्चियों के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया तो जनता में आक्रोश भर गया। लोगों ने रेल लाइन जाम कर दिया। तब आरोप लगे कि पुलिस ने एफआईआर करने में देरी की। यह भी आरोप लगा कि पीड़ित और उनके परिवार वालों को पुलिस स्टेशन पर 12 घंटे तक बिठाए रखा गया। एनकाउंटर के बाद अब ऐसे कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। वारदात के 15 दिन पहले से ही सीसीटीवी फुटेज गायब है, जिसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। क्या सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे इतना ताकतवर था कि वो सीसीटीवी फुटेज को गायब कर देता? आरोप यह भी है कि 20 अगस्त की घटना से पहले भी लोगों ने स्कूल के प्रबंधन से शिकायत की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विपक्ष ने यह सब आरोप लगाए हैं कि स्कूल के प्रबंधन के लोग बीजेपी और आरएसएस से कथित रूप से जुड़े हैं। इस बात को लेकर आदित्य ठाकरे ने भी सवाल किया। बात यह है कि जब सीआईडी की जांच चल रही थी, अब यह एनकाउंटर हो गया, तो क्या इन सवालों के जवाब कभी मिल पाएंगे? तो सवाल यही था डे 1 से कि इतने दिन उनको एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगे? वो सीसीटीवी फुटेज अब तक क्यों नहीं प्राप्त हुई है जो स्कूल में आधिकारिक तरीके से होनी चाहिए? वो जो 2 मुख्य आरोपी और हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्कूल के ऑफिस बेरर्स हैं, वो अब तक कैसे गायब है? और वो वामन म्हात्रे जो मिंडे गट के पूर्व मेयर रह चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि उन्होंने एक महिला पत्रकार से कहा था कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ ही घटना हुई है। अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि जो लोग बदलापुर में इतनी भारी संख्या में आए, इतनी महिलाओं पे एफआईआर दर्ज हुए, क्या उनको वापस लिया जाएगा? तो साफ साफ एक ही बात दिखाता है कि डे 1 से ये जो किस्सा हुआ है, जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसको दबाने के लिए, स्कूल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या मिंडे सेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके एरिया में ये काम हुआ है, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने पार्टी के ऑफिस बेरर्स को बचाने के लिए उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन में बाधाएं डाली। और क्योंकि वो जानते हैं कि उंगली उनकी तरफ आने वाली थी, उन्होंने ये काम एनकाउंटर के माध्यम से किया है। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद की तरह ही इस वाले एनकाउंटर में भी कई सवाल हैं। क्या बीजेपी और उनके गठबंधन की सरकारों में योगी आदित्यनाथ का मॉडल तैयार किया जा रहा है? ऐसा क्यों है कि कानून व्यवस्था के मामले में बीजेपी की सरकारें योगी मॉडल का अनुसरण करने लग गई हैं? एक तरह से योगी आदित्यनाथ की यह स्टाइल यूपी से बाहर भी स्वीकृत होती जा रही है। यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठे। उसमें सवाल केवल किसी जाति का नहीं था, बल्कि यह भी था कि क्या एनकाउंटर का तरीका सही है, क्या सही अपराधी ही मारा गया। उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सुल्तानपुर में लूट की वारदात करने का आरोपी अनुज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया, उसी मामले में जिसमें मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। आरोप था कि उसने सरेंडर करने की पुलिस की बात नहीं मानी और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में उसे गोली लगी और वह मारा गया।
अखबारों में हेडलाइन छप रही है कि अनुज के पिता ने बयान दिया है कि अखिलेश की इच्छा पूरी हुई है, एक ठाकुर को एनकाउंटर में मार दिया गया। इस मामले में सह आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने उसे फर्जी बताया था और कहा था कि मंगेश की हत्या हुई है। उन्हें कहा था कि बाकी आरोपियों से सरेंडर कराया गया और जाति देखकर मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने फिर से ट्वीट किया है और लिखा है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय है। एक एनकाउंटर को सही ठहराने के लिए दूसरा एनकाउंटर नहीं किया जा सकता है। जब भी राजनीति एनकाउंटर को सही ठहराने लग जाए, सीना फुलाने लग जाए, तब जरूर पीछे हटकर सोचा कीजिए कि क्या एनकाउंटर को मान्यता मिलनी चाहिए। एनकाउंटर के सवाल को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। सभी को पता है कि इस देश में इतने एनकाउंटर की जांच कौन करेगा, लेकिन इस काम में वर्दी में अपराधी बनते जाएंगे। न चाहते हुए भी पुलिस के अफसरों के हाथ खून से रंग जाएंगे और यह उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। एनकाउंटर संस्कृति से भले उनका कोई बिगाड़ ना सके नौकरी में, मगर जिंदगी की शांति मिट जाएगी। किसी को गलत तरीके से मारकर शाम के वक्त घर लौटना कुछ तो उनके दिमाग पर असर करेगा ही। यही वो बेचैनी है जिसे पुलिस अधिकारी किसी से साझा भी नहीं कर पाएंगे। क्या पुलिस के अफसर अपराधी का जीवन जीने के लिए तैयार हैं? यह सवाल उन्हें भी खुद से पूछना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।